जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? जी दिख रही है। चलिए फिर ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कल हम लोगों ने 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज का जो ये हमारा क्वेश्चन है ये भी इवेल्युएशन से क्वेश्चन है, क्योंकि इवेल्युएशन से क्वेश्चन 2 साल से ज्यादा पूछा ही गया है। ठीक है, तो इस वजह से इवेल्युएशन का क्वेश्चन घूम फिर कर बार बार आ ही जा रहा है। तो ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर इज कंडक्ट ड्यूरिंग, ठीक है, ये दिया है यहाँ पर ड्यूरिंग एंड इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन। तो यहाँ पर बताइए, ये ड्यूरिंग का पूछा गया है, तो क्या समेटिव, फॉर्मेटिव डिफरेंस या क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग, किसमें ड्यूरिंग इवैल्यूएशन या असेसमेंट? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव रहेगा सर ये तो। फॉर्मेटिव के अलावा और हम किस में करते हैं ड्यूरिंग? जैसे हमारा, डायग्नोस्टिक। जी जी बिल्कुल ये आपने, ये हमारा होता है आफ्टर होता है, हम्म, ये हमारा ड्यूरिंग होता है, और अभी आशा ने बताया तो ये डायग्नोस्टिक जो होता है वो भी ड्यूरिंग होता है। इसी तरीके से नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर हमने बताया था कि यहाँ पर जो रैंक दी जाती है वो हमें परसेंटाइल में दी जाती है। और ये क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग जो होता है, जैसे क्राइटेरिया, किसी चीज की क्राइटेरिया फिक्स होती है तो उस क्राइटेरिया के एतबार से हमें नंबर दिया जाता है। ठीक है। परसेंट। क्वेश्चन नंबर 62। तो ये हमारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज एक्टिव रिस्पॉन्डिंग एंड इमीडिएट फीडबैक एज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। तो देखिए, एक हमारा हर जगह घूम फिर के आता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आता है या फिर टूल लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आप लोगों को यही बताया कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एक ऐसी चीज है, यानी पढ़ने लिखने के लिए जो चीज हमारी इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, चाहे वो मटेरियल लिख के पूछा जाए या फिर टूल लिख के पूछा जाए। और एक बात ये भी आती है कि टीचिंग में जब भी अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा है तो ये क्वेश्चन हमेशा एक पॉजिटिव वे में होता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ये क्या होता है कि इसके अंदर जैसे हम जो मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, हमारा पूरा फोकस होता है कि हम मटेरियल इतना अच्छा बनाए कि जिससे मतलब जो लर्नर होगा उसकी मतलब रिस्पॉन्डिंग या फिर उसकी जो एक्टिविटी होती है बहुत एक्टिव रहे। और साथ ही साथ हम इसमें क्या करते हैं, उसको फीडबैक देते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने ये बताया, ठीक है, ये एक चीज हो गई, दो, तीन, चार पढ़ा रहे, मान लीजिए ये एक क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ क्लास है, ये 5 क्लास है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में हमारा प्रोग्राम जो होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर लर्नर इस वाले कॉलम को, ठीक है, या फिर इस वाले क्लास को पार करेगा, यानी इसके अंदर वो अपनी जो उसकी एक्टिव रिस्पॉन्डिंग है अगर वो अच्छी दिखाएगा तभी टीचर उसको सेकंड वाले पर लेकर जाएगा। मान लीजिए अगर वो सेकंड पर पहुंच गया, सेकंड पे जाने के बाद फेल हो जाता है, फिर टीचर क्या करता है, उसको पीछे वाले पे लेकर आता है। हम इसमें क्या करते हैं कि हम साथ ही साथ लर्नर को इंगेज करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, एक्टिव होने के साथ साथ उसको फीडबैक भी देते हैं। जैसे इसमें उसने क्वालिफाई कर लिया या ये बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्मेंस दिखाया तो फीडबैक देकर हम उसको आगे बढ़ा देंगे। इसमें पूरा पास कर लेगा तो फीडबैक देकर हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो चलता है हमारा एक लीनियर टाइम में चलता है, यानी एक वे में ये चलता है, इधर उधर से हम मतलब कूदते नहीं है। जो इसमें जो सिस्टम बना होता है उसी सिस्टम को फॉलो करके हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ज्यादातर जो यूज की जाती है ना वो बीएड वगैरह के अंदर यूज की जाती हैं। तो इस सेकंड स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं, इनर reinforcement principle is the base for the preparation of linear type of program instructional material। तो स्किनर की एक थ्योरी है, ठीक है, स्किनर ये अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट है, उसकी एक थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। अभी उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि इसकी थ्योरी का जो प्रिंसिपल है, जो बेस है, तो कह रहे हैं कि इस बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लीनियर टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कह रहे हैं कि ये एक बेस है लीनियर टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे कि हमें मालूम है कि लीनियर किसको बोलते हैं, लीनियर भी हम बोलते हैं वन वे चीजों को, यानी जो चीज एक लाइन में चलती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, ठीक है, तो उसी को हम लीनियर भी बोलते हैं। तो अगर देखा जाए ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों का एक दूसरे से रब्त, तो यहाँ तो असर्शन रीजन तो नहीं है, लेकिन वो घुमाकर क्वेश्चन ऐसे ही बनाकर पूछा गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होता है वो भी स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है, यानी वन वे चलता है। और जो स्किनर का रीइंफोर्समेंट यानी जो लीनियर टाइप है, तो वो भी हमारा क्या होता है, लीनियर का मतलब ही होता है वन वे, यानी वन वे कोई चीज जा रही है, ठीक है, यानी सीधे लाइन पर कोई चीज जा रही है, तो वो भी हमारा क्या होता है, वन वे ही होता है। तो अब इसके ये क्वेश्चन आ गया है तो इसके ताल्लुक से हम थोड़ा जान लेते हैं।
कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एडगर डेल, ठीक है, ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ये बंदा, इसके ताल्लुक से भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन बहुत पुराना पीवाईक्यूज है, उसके अंदर ये सारी चीजें आई हुई है। ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम लर्निंग इज अ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एम टू इंश्योर द लर्निंग ऑफ द स्टेट बिहेवियर। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, लर्निंग को बढ़ाते हैं। The main focus is to develop material that maximize learning, foster understanding and reinforcement to the learner. तो इसमें वही कह रहे हैं कि हमारा जो मेन फोकस होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंदर, जो स्टेप हम बनाते हैं पढ़ाने के लिए, मटेरियल हम अच्छे से अच्छा लाएं ताकि हमारी लर्निंग क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से हो, लर्नर जो हो वो इंगेज हो, अंडरस्टैंड करे चीजों को, मतलब चीजों को अंडरस्टैंड करे, और एक तरीके से हमें उनको क्या करना पड़ता है, हम उनको रीइंफोर्समेंट करते हैं, यानी बार बार चीजों को करवाते हैं ताकि वो उनके अंदर जो महारत है वो और मजबूत हो जाए, मुस्तहकम हो जाए। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये दिए गए हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, एक्टिव रिस्पोंडिंग होती है। जाहिर सी बात, अगर ये लेवल हम पार करेंगे, एक्टिव अपना एक्टिवनेस दिखाएंगे, तभी टीचर हमें क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। इमीडिएट फीडबैक देगा, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होता है। देखिए रिस्पोंडिंग, फीडबैक, ये सारी चीजें जो होती है ना, तो इसके अंदर हमारे इवेल्युएशन ही होता है। यानी फीडबैक अगर हमें किसी चीज पर दिया जाता है तो हमारा इवेल्युएशन करने के बाद ही हमें फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, इमीडिएट कंफर्मेशन दिया है। इसी तरीके से सेल्फ पेसिंग, सेल्फ पेसिंग का मतलब क्या होता है, ग्रोविंग, यानी लर्नर क्या करता है, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, एक तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के ताल्लुक से। तो हम ये बीएफ स्किनर के ताल्लुक से जान लें, ये बीएफ स्किनर है क्या, ये जो इनकी ऑपरेंट जो कंडीशनिंग जो फिर जो थ्योरी है, इससे क्वेश्चन एक दो बार आए हुए हैं। कह रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग डेवलप बाय बीएफ स्किनर। ठीक है, उस बंदे का नाम है ये। ठीक है, जो स्किनर आगे दिया हुआ था तो उसका पूरा नाम क्या है, बीएफ स्किनर, ये अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट है। The founder of this program is B.F. Skinner. It is based on the theory of operant conditioning. तो operant conditioning जो है ये इसकी थ्योरी का नाम है। It tells that a certain direction can be given to human behavior. For this purpose, activities is needed to divide into small part and make their analysis. तो इसमें भी बात वही कह रहे हैं कि एक certain direction में, यानी एक खुसूसी डायरेक्शन में ह्यूमन के बिहेवियर को यहाँ पर क्या किया जाता है, उसकी जो एक्टिविटीज होती है उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट के अंदर चीजों को हम क्या करते हैं, देकर उसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इट इज कॉल्ड अ सिंगल ट्रैक प्रोग्राम। देखिए जैसे लीनियर वहां पर पूछा गया है ना, तो आपको ये वाला जुमला भी देकर पूछ सकते हैं, सिंगल ट्रैक प्रोग्राम या स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें जो होती है, इसी को हम वन वे भी बोल सकते हैं, इसी को हम लीनियर भी बोल सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं एक ही लफ्ज में आती है, बस वो लफ्जों का हेर फेर कर देते हैं तो क्वेश्चन हमसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कह रहे हैं कि इट इज called a single track program or straight line program presented in a series of small step। ठीक है, यानी छोटे छोटे स्टेप में क्या की जाती है, हमें चीजों को एक तरीके से प्रेजेंट करके हमें आगे की तरफ ले जाया जाता है। द लर्नर स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल बिहेवियर टू द टर्मिनल बिहेवियर। ठीक है, यानी शुरू से करते हैं अपना लास्ट बिहेवियर, जो उनका टर्मिनल बिहेवियर होता है, आखिर वाला जो बिहेवियर होता है उस पर ये पहुंचते हैं। फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो उनको एक तरीके से जो उनके लिए रास्ता चुना गया है उसी रास्ते पे वो चलते हैं। द स्टूडेंट प्रोसीड फ्रॉम वन फ्रेम टू द नेक्स्ट अंटिल द कंप्लीट द प्रोग्राम। तो यानी इसमें भी वही कह रहे हैं कि जब तक स्टूडेंट जो होता है वो एक क्लास को मुकम्मल नहीं कर लेता, तब तक इसमें क्या करेगा, वो दूसरे क्लास में नहीं जाएगा। जैसे हमारे लिए जो लेवल बनता है, पहले हम एलकेजी में जाते हैं, फिर यूकेजी में, फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तरीका इसके अंदर फॉलो किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जब तक बंदा एक चीज को मुकम्मल नहीं करेगा तब तक उसको हम दूसरे लेवल पर नहीं लेकर जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑफ 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल अ स्मॉल स्टेप। तो इसके अंदर भी वही सारी चीजें हैं जो ऊपर वाले के अंदर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है, ठीक है, उसको हमें जानना जरूरी है। क्योंकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग ये थ्योरी है, ये थ्योरी हमारे टीचिंग के अंदर बिहेवियर के अंदर आती है। ठीक है, बिहेवियर में क्या होता है कि इसके अंदर हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, बिहेवियर जैसे जो हमारे चाल चलन होते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बिहेवियर कंट्रोल्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंस। इन प्रैक्टिस ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द स्टडी ऑफ रिवर्सिबल बिहेवियर मेंटेन्ड बाय रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो कह रहे हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो ये थ्योरी है, ये कह रहे हैं कि एक रिवर्सिबल बिहेवियर यानी बार बार जो मेंटेन की जाती है रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के जरिए। ठीक है, यानी इसके अंदर जो होता है हम खुद अपने आप को मेंटेन करते हैं, यानी इसके अंदर हमें क्या किया जाता है, हमें रीइंफोर्समेंट किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है,
इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देयर आर इसेंशियली 4 कोऑर्डिनेट। तो इसके जो 4 कोऑर्डिनेट है वो इसी के अंदर आते हैं, बस हमें याद रखना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आता है, पॉजिटिव पनिशमेंट आता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आता है एंड नेगेटिव पनिशमेंट आता है। तो देखिए इसका सबसे अच्छा समझने का जो तरीका है, हम इसको इस इमेज के जरिए जानते हैं। तो इसके अंदर जैसे देखिए एक रैबिट है, ये चूहा, ये यहाँ पर ये चूहा दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये जो बटन है, ठीक है, यहाँ पर जो ये दी हुई है यानी जो लीवर है, रिस्पॉन्स लीवर। तो कह रहे हैं कि जब चूहा इस बटन को यानी इधर वाले हिस्से को जब दबाता है, जब हरी बत्ती जलती है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर यानी उसकी डिस्पेंसरी में खाना आता है, ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए डिस्पेंसर, यहाँ पर उसको खाना मिलता है, ठीक है। लेकिन जब चूहा इधर वाली बटन को दबाता है जिससे लाल बत्ती जलती है, तो उसको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगता है। यानी यहाँ पर ये देखिए जो ये लाइन बनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड लिखा हुआ है ना, जिससे उसको बिजली की लाइट लगती है। तो इसमें क्या है कि चूहा अब समझ जाता है कि हमें कौन सी बटन दबानी चाहिए या कौन सी बटन नहीं दबानी चाहिए। यानी उसका रीइंफोर्समेंट इस वजह से हो रहा है, यानी वो अपने आप को बार बार अपने आप में ये मजबूती ला रहा है कि अगर मैं हरी बटन दबाऊंगा तब मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से एक रीइंफोर्समेंट हुआ। दूसरा रीइंफोर्समेंट इसका ये होता है कि वो ये जान गया कि अगर मैं लाल बटन दबाऊंगा, यानी मैं इधर से दबाता हूं तो लाल बत्ती जलती, जिससे मुझे क्या मिलता है, मुझे शॉक मिलता है, यानी मुझे तकलीफ मिलती है, ठीक है, यानी मुझे करंट लगता है। तो उसका रीइंफोर्समेंट यानी ये खुद अपने जरिए कंट्रोल कर रहा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो इसकी सबसे अच्छी सी एग्जांपल है, जैसे कि इसको मतलब ये तो इस एग्जांपल के जरिए बीएफ स्किनर ने हमें समझाया है कि रीइंफोर्समेंट होता क्या, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चूहा का ये हुआ कि जब वो हरी वाली बत्ती जलाएगा तो उसको खाना मिलेगा, ये उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ, ठीक है। नेगेटिव ये हुआ कि जब ये लाल बत्ती उसकी जलती है, उसको शॉक लगता है, तो वो समझ गया कि ये मेरे लिए बुरी चीज है, इस वजह से वो काम नहीं करेगा, तो वो अपने आप को किस चीज में लगाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर लगाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक लड़का है, स्कूल से आता है, ठीक है, तो उसकी माँ ने उससे कहा, इसमें क्या होता है ना, इसमें पहले रिस्पॉन्स होता है फिर उसके बाद स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे एक लड़का है, स्कूल से आया, तो उसकी माँ ने उससे कहा कि अगर तुम अपना होमवर्क करोगे तब हम तुम्हें क्या देंगे, टीवी या गेम मोबाइल वगैरह खेलने के लिए हम देंगे, ठीक है। तो लड़का समझ गया कि अगर मैं यानी देखिए उसकी माँ ने कहा कि अगर आप अपना काम यानी होमवर्क करोगे, तो यानी पहले लड़का क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, अपनी माँ का जवाब पूरा करेगा, रिस्पॉन्स देगा, तभी उसकी माँ उसको स्टिमुलेट करेगी, यानी उसको वो चीज देगी जो उसकी माँ ने उससे कहा है, ठीक है। उसकी माँ ने ये कह दिया कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे, तुम्हें एक तरीके से वो गेम या फिर जो मतलब टीवी देखने नहीं दूंगी। तो लड़का खुद समझदार है, लड़का समझ जाएगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे गेम खेलने के लिए मोबाइल दिया जाएगा, और अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं दिया जाएगा। तो उसकी एग्जांपल इसी चूहे के जरिए बीएफ स्किनर ने हमें समझाया है कि इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी लर्नर का बिहेवियर उसकी माँ ने कैसे मॉडिफाई किया, लर्नर काम नहीं कर रहा था, तो उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल देखने के लिए दूंगा। तो लर्नर क्या करता, रोज काम करता, रोज उसको देखने के लिए मिलता, यानी पहले नहीं करता था, तो उसकी माँ ने क्या कर दिया, उसको करने पे आमादा कर दिया, ठीक है, यानी उसके बिहेवियर को इन चीजों के जरिए क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, यानी चेंज कर लिया। तो इसी वजह से चूहे की एग्जांपल दी जाती है कि अगर चूहा ये वाली बटन दबाता है तो उसको क्या मिलता है, खाना मिलता है। इसकी एग्जांपल वही है कि यानी लर्नर काम करके आ रहा है तो उसको मोबाइल देखने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर चूहा ये वाली बटन दबाता है तो उसको क्या मिलता है, शॉक मिलता है, यानी कुछ भी नहीं मिलता, उसको तकलीफ मिलती है। यानी अगर लर्नर काम नहीं करके आएगा तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, यानी उसको डंडा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है या लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है, रीइंफोर्समेंट, एक पनिशमेंट का लफ्ज आता है, ठीक है। यही बार बार ये अगर आएगा क्वेश्चन तो इसके ताल्लुक से ऐसे ही लफ्ज उठकर आएगा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को कुछ? जी सर। चलिए फिर ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 63। ये कह रहे हैं अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन। तो ये कह रहे हैं कि टीचिंग का एक मॉडल है, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उसकी कैफियत आपसे पूछ रहे हैं, ये क्या होना चाहिए। ये इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग इसका आंसर दें, समझ में आ रहा है आपको ये क्या होना चाहिए। कह रहे हैं कि टीचर बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टूडेंट टॉक। तो ये टीचर का बिहेवियर पूछ रहे हैं, और प्लस ये क्या कह रहे हैं, ये क्या मतलब इंक्लूड करता है, टीचर और स्टूडेंट की टॉक, यानी स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट की जो बातचीत है, क्या ये इसमें आएगा।
लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर, कह रहे हैं कि लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है वो टीचर के बिहेवियर को इंक्लूड करेगा। लर्निंग का इन्वायरमेंट ये होता है जैसे कि लर्नर है, मतलब जैसे कि कोई भी लर्नर को आप ले लीजिए, जैसे जो पीएचडी वगैरह वाले बच्चे होते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनका पहनने का और ये दीगर जो सारी चीजें प्रोफेशनल वे में होती है, तो पता चल जाता है ना, कहते हैं ये इस टीचर के अंदर ये मतलब जो लड़का है ये पीएचडी कर रहा है, तो उस टीचर की अहमियत और अजमत भी हमें पता चलती है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ वो टीचर, उनका रूल ऐसा है, वो अपने बच्चों को ऐसे रखते हैं, इस तरीके से ये दीगर सारी चीजें आती है। ठीक है। सी में ये कह रहे हैं कि लर्नर बिहेवियर इंक्लूडिंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक। डी में कह रहे हैं सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर। इसकी कोई सेंस नहीं बनती है, बहरहाल ये ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोगों को इसमें से क्या लगता है कि इसका सही आंसर होना चाहिए? अब मॉडल ऑफ टीचिंग पूछा है, ठीक है, टीचिंग के मॉडल पूछे हैं आपसे। ऑप्शन बी लग रहा है सर। जी जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, क्योंकि ये बी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए टीचर का जो बिहेवियर है वो उसके लिए होगा, लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और ये जो इसका सबसे सही एग्जांपल है वो यही है कि लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द टीचिंग बिहेवियर। लर्निंग का जो इन्वायरमेंट होता है उससे हमें टीचर का बिहेवियर पता चलता है। दूसरी बात ये है कि जैसे हम कहीं से भी पढ़ के आते हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड होता है उससे भी उस इंस्टीट्यूशन के या फिर उस टीचर का भी फर्क पड़ता है कि यार ये बंदा वहां से पढ़ के आया, इस वजह से ये बहुत अच्छा समझदार है या अच्छे से चीजों को समझ ले रहा है, ये सारी चीजें बोली जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही एग्जाम्पल है वो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इसको मतलब जो फ्रेम किया गया है बहुत ही एक तरीके से खतरनाक तरीके से किया गया है। ये कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ न्यू मीडिया लर्निंग इज नो लॉन्ग एंड असेंबली ऑफ, क्योंकि इसके आगे ना इसमें से कोई एक लफ्ज आना चाहिए, ठीक है, तभी इसकी बात की मुकम्मल हो रही है। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको मतलब ये किस तरीके से आप समझेंगे। तो मैं बताऊं इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको फैक्ट को अब लिख देते हैं, अब इसको समझे। ये कह रहे हैं कि न्यू मीडिया की वजह से, बिकॉज ऑफ द न्यू मीडिया लर्निंग इज नो लॉन्ग एंड असेंबली ऑफ। तो देखिए असेंबली का माना जो हम लोग समझते हैं इजमा के माना में आता है, जलसा जुलूस के माने में, तो यहाँ पर लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं यानी जमा होते हैं। ठीक है, तो इसका मफहूमी तर्जुमा हम इस तरीके से लेंगे कि न्यू मीडिया की वजह से सीखने में हकीकत को इकट्ठा करना जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है। यानी इसका ये कहना चाह रहे हैं कि न्यू मीडिया की वजह से हम नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन वो नॉलेज जो होती है वो हमारी फैक्ट बेस यानी फैक्चुअल नॉलेज नहीं होती। हर कोई बंदा आकर यूट्यूब पर वीडियो बना देता है, हर कोई किसी को कुछ मालूम होता है कुछ आकर वो बना देता है, तो वो नॉलेज तो हमें मिल जाती है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो नॉलेज जो होती है वो हकीकत पर मबनी नहीं होती है। ठीक है, इजमा का मतलब या असेंबली का मतलब यहाँ पर यह कि यानी फैक्ट को जमा करना नो लॉन्ग यानी सही नहीं है। यानी न्यू मीडिया की वजह से जो लर्निंग हम सीख रहे हैं तो वो फैक्ट पर, हमारी जो लर्निंग है वो फैक्ट पर मबनी नहीं होती है। हमें नॉलेज तो मिल जाती है लेकिन वो फैक्ट पर मबनी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन से ये कहना चाह रहे हैं। देखिए लिबरल व्यूज का मतलब क्या, आजादी ख्यालात, आजादी वाली चीजें भी हमें मिल जाती है, क्योंकि ना ये पूरा जुमला ही एक ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में उठा लिया गया है, तो यहाँ पर इन्होंने काट दिया और फैक्ट को इन्होंने ऑप्शन में दे दिया। ये पूरा एक जुमला, इसको ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इफर्ट ये उसी के अंदर आएगा, फैक्ट और नॉलेज। तो इसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यू मतलब न्यू मीडिया की वजह से हमें नॉलेज मिलती है, हमें लिबरल व्यूज मिलता है, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन सब कुछ हमें मिलता है, लेकिन वो चीजें जो होती है हमारी हकीकत पर मबनी नहीं होती है। तो देखिए इसमें यह है कि लर्निंग इज नो लॉन्गर एंड असेंबली ऑफ फैक्ट। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं। कह रहे हैं कि विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टॉपिक ऑफ आवर फिंगर, नॉट एवरीथिंग वी लर्न ओवर द न्यू मीडिया इज फैक्चुअल। ठीक है, यानी हम हर चीज को नहीं सीख सकते न्यू मीडिया के ऊपर, क्या इसमें फैक्चुअल है। कह रहे हैं कि एवरीवन एंड एनीवन कैन अपलोड देयर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑन द इंटरनेट। यानी हर कोई खड़ा होकर वीडियो बना देता है, फेसबुक पर पोस्ट कर देता है, कहीं पर भी कुछ भी दीगर सारी चीजें देखिए आजकल बहुत चल रही है। ठीक है, लेकिन वो उनका ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है कि वो हमें मसादिर या मराजिद या इस तरीके से साइटेशन देते हैं कि हमने ये चीजें कहाँ से ली, हमने इसको किससे पूछ कर लिया है। But not every of this information is factual. Some are myth and some have no reliable source. तो कह रहे हैं कुछ गढ़े हुए होते हैं और कुछ का रिलायबल सोर्स भी नहीं होता है, जो आजकल इंफॉर्मेशन दौड़ रही होती है सोशल मीडिया पर। Although this information is liberal,
दे यूजुअली लैक एन ऑथेंटिक सोर्स। तो वही कह रहे हैं कि ऑथेंटिक सोर्स की कमी होती है, इस वजह से नॉलेज को हम ले लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। सेकेंडरी सोर्स हमें बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उस सेकेंडरी सोर्स का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, कोई असल मसादिर और मराजे हमें नहीं मिलते। फिर वही कह रहे हैं कि therefore will learning through new media is very important for the learner to use reliable and authentic media source to build their knowledge। इस वजह से लर्नर को चाहिए कि अगर वो कोई नॉलेज मीडिया से ले रहा है तो उसको पता करके लेना चाहिए कि इसका ऑथेंटिक सोर्स है कहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर आ गया। जी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 65, यानी which will be correct hierarchical sequence for the following types of learning। ठीक है, तो ये लर्निंग के मतलब हायरार्किकल हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए ये किसी की थ्योरी है, अभी इसको हम पढ़ेंगे कि इसका स्टेप है क्या। ठीक है, लेकिन इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमें मालूम है कि बहुत सारे स्टेप में, यानी देखिए जिन थ्योरी के ताल्लुक से हमें मालूम है, जैसे ऊपर हमने उनकी एक थ्योरी पढ़ी थी गैगन्स की, जिसको लोग गैजन भी बोलते हैं, तो उनकी हमने पढ़ी थी वो 9 इवेंट इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो फीडबैक होता है वो 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, और हमें ये भी मालूम है कि अगर कोई चीज हमारा थ्योरी के अंदर कोई काम होता है तो हमारा सबसे लास्ट स्टेप में होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। ये सबसे लास्ट स्टेप हमारा होता है हर जगह, चाहे कम्युनिकेशन के अंदर हम देखें, चाहे रिसर्च में हम देखें, चाहे हम टीचिंग के अंदर देखें, चाहे हायर एजुकेशन के अंदर देखें। लेकिन जिस थ्योरी के ताल्लुक से हमें क्लियरली मालूम होता है तो उसको हम निकाल लेंगे, यानी जिसके ताल्लुक से हमें नहीं मालूम होता तो हम कुछ ना थोड़ा बहुत अपना जहन लगाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए डी में दिया हुआ है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जो कि सबसे लास्ट स्टेप है। ठीक है, इस थ्योरी का भी सबसे लास्ट स्टेप है, और अगर इसमें हम देखेंगे तो इस एतबार से हमारे ऑप्शन नंबर ए ही में सिर्फ डी जो है वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस एतबार से भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसको हमें जानना जरूरी है कि इसका शुरू का स्टेप और लास्ट का स्टेप है क्या। ठीक है, कह रहे हैं कि इसके एट लेवल ऑफ लर्निंग, यानी देखिए जिसका पहला वाला हमने 9th इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा था गैगन्स का, वही थ्योरी उसी बंदे ने इस थ्योरी को भी दिया है। वो इसके कितने लेवल हैं, उसके 8 लेवल हैं, और उसके कितने लेवल थे, उसके 9 लेवल थे। ठीक है, कह रहे हैं कि he identified its basic types and arranged this in the hierarchy according to the Gagan, the higher order of learning in this hierarchy build upon the lower levels। ठीक है, कह रहे हैं कि requiring progressively greater amount of previous learning for their success, the lowest 4 order tend to focus on the more behavior aspect of learning, while the highest 4 focus on the more cognitive aspect। तो यानी इस लर्निंग का जो 8 लेवल है, तो उसमें से ये कह रहे हैं कि जो मतलब नीचे का 4 लेवल है, यानी जो लोअर लेवल है नीचे का 1 2 3 4, तो कह रहे हैं कि वो बिहेवियर एस्पेक्ट में है। ठीक है, यानी लर्नर का बिहेवियर उससे रिलेट करेगा। ठीक है, लर्नर के बिहेवियर फेवर में वो है, और बाकी ऊपर वाला जो 4 स्टेप है कह रहे हैं कि उस थ्योरी में वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंदर बात कर रहे हैं। तो वो थ्योरी देखिए ये है इस तरीके से, इसको हमें याद करना। यानी पहला देखिए हमारा ये हो जाएगा, ये है सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, और यहाँ पर इसने बना दिया है कि यानी यहाँ पर ये जो 4 वाला हिस्सा है ये किससे रिलेट करता है, बिहेवियर एस्पेक्ट से रिलेट करता है, और ये वाला जो हमारा हिस्सा ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी ये लर्नर के माइंड से रिलेट करता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है पहला सिग्नल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग में इसके अंदर हमारे वो बच्चे आएंगे, यानी पैदाइश के बाद वाले जो बच्चे होते हैं, जो धीरे धीरे किसी चीज को मतलब सिग्नल से देखना या छूना, किसी चीज को छूना या पकड़ना समझते हैं, तो वो हमारे सिग्नल लर्निंग के अंदर वो बच्चे आएंगे, यानी बिल्कुल पैदाइश के बाद वाले जो बच्चे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, स्टिमुलेट रिस्पॉन्स लर्निंग होती है। यहाँ पर हमारी ये वो लर्नर होते हैं जैसे प्राइमरी वगैरह के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको पहले हम क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करके यानी कोई चीज करके दिखाता है, तभी बच्चे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उनको ब्लैक बोर्ड पर कुछ बनाकर दिखा दिया, ट्री बना दिया और भी दीगर जानवर या चिड़िया कुछ भी बना देता, तब बच्चे उसको देखकर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ मैंने इसको कहाँ देखा है या क्या है, कैसी, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, फिर ये चैनिंग, जिसको हम दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम साइकोमोटर भी होता है, जिसको हम लोग जानते हैं साइकोमोटर डोमेन जो हमारा होता है, जो हमारी स्किल से रिलेट करता है। ठीक है, जिसमें मेन किरदार किसका होता है, प्रैक्टिस का होता है। ठीक है, तो यानी ये हमारा किससे रिलेट करेगा, ये हमारा प्रैक्टिस से रिलेट करता है, जहां पर हम चीजों को कनेक्ट कर करके सीखते हैं। वर्बल एसोसिएशन, यहाँ पर ये लर्नर का वर्ड से रिलेट करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो लर्नर होते हैं वो वर्ड्स को पहचानने लगते हैं, उनको अगर मतलब जो होता है उनको किस नाम से, जो उनके नाम से अगर उनको बुलाया जाता है या फिर किसी और चीज की जो भी दीगर सारी चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत वर्ड मतलब वर्बल यानी वर्ड के ताल्लुक से इनके अंदर महारत
हासिल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये वर्ड से रिलेट करेंगे। ये सारी चीजें तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमें इनका जो हायरार्की सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमें मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो हमारा है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो लर्नर होते हैं वो एक दूसरे के दरमियान फर्क को पैदा करना, यानी एक दूसरे के दरमियान चीजों को मुमताज करना, वो सीख जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कंसेप्ट लर्निंग है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे जो लर्नर यहाँ पर ऊपर उठ रहे हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उठ रहे हैं। तो यहाँ पर लर्नर के अंदर कंसेप्ट, आइडियाज, ये दीगर सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। फिर रूल लर्निंग है। यहाँ पर लर्नर कोई भी काम करता है एक रूल के साथ काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल चला गया। यहाँ पर लर्नर क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद निकाल लेता है। ठीक है, इसको हमें याद है, इसको तलवीर सिंह ने मतलब एक मरतबा इसको उन्होंने कराया था, तो उन्होंने इस तरीके से लिखा था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग इसको जरूर याद कर लें। ठीक है, SSR CVDC। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि SSR नाम का एक लड़का, ठीक है, CV लेकर गया जी DC की पोस्ट के लिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा था SSR नाम का एक लड़का CV लेकर गया DC की पोस्ट के लिए, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, रूल लर्निंग यानी रिजेक्ट कर दिया गया, उसे रिजेक्ट कर दिया, RP होगा। ठीक है, प्रॉब्लम की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया। किसकी वजह से? प्रॉब्लम की वजह। R से क्या है, यहाँ पर रिजेक्ट मुराद है, लेकिन यहाँ पर आप क्या लेंगे, रूल लर्निंग लेंगे। ठीक है, आप रूल लेंगे, फिर उसके बाद P से आप क्या लेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे। इसको आप लोग इस तरीके से याद कर लें। SSR में इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि पहला वाला जो है वो आपका सिग्नल लर्निंग है, जो कि फर्स्ट स्टेज सबसे पहला है। SR में आपका स्टिमुलेट रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, ये दोनों एक ही है। स्टिमुलेट रिस्पॉन्स यानी SSR नाम का एक लड़का CV लेकर गया DC की पोस्ट के लिए, उसे रिजेक्ट कर दिया गया किसी प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो अगर अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो नहीं पूछा गया है, नहीं साइन पूछा गया ना, सिग्नल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है वो साइन यहाँ पर पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वे। फिर उसके बाद देखिए सारी चीजों को यहाँ पर हजफ कर दी गई, जो बीच वाला हिस्सा है। फिर डायरेक्ट वो कितने लेवल पर आ गए, 5वें नंबर पे आ गए, डिस्क्रिमिनेट लर्निंग पे आ गए। फिर C हमारा जो है ये 6ठा लेवल है, कंसेप्ट लर्निंग है। फिर उसके बाद E जो हमारा है वो हमारा है 7वां लेवल है, रूल लर्निंग है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो है ये हमारा 8वां लेवल है। ठीक है, तो यानी अगर हमें सीक्वेंस याद होती है तो हम चीजों को अलग कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर अब इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाया जाए तो वो आपको ये वाला चारों देकर पूछ सकते हैं कौन सा बिहेवियर एस्पेक्ट से रिलेट करता है, या फिर कौन सा आपका कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट से रिलेट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? जी समझ में आ गया। जी चलिए ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है ये भी हमारे लर्नर सेंटर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग आर लर्नर सेंटर? तो इसमें से आपको बताना है लर्नर सेंटर कौन कौन सा है। साइबरनेटिक, लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड्स, क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट, या ग्रुप डिस्कशन। क्या होगा इसका सही आंसर? सर ऑप्शन नंबर डी। जी जी, आपके बताने के एतबार से ये मतलब सही होगा, हम भी इसी को मानते हैं, बट NTA ने इसका जो सही आंसर माना है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर A है, ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, लर्नर सेंटर होता है। इसको हमने बताया था कि यहाँ पर भी क्या होता है, लर्नर सेंटर होता है। जैसे एक होता है ना साइबर क्राइम वाले या साइबर कैफे वाले जो पूरा काम करते हैं, तो इसके अंदर भी लर्नर जो काम करता है, लर्नर को एक्टिविटीज दी जाती है कंप्यूटर के ऊपर, तो लर्नर अपना पूरा काम करते हैं और टीचर इनको क्या करता है, इस पर फीडबैक देता है। तो ये भी एक लर्नर सेंटर होता है, बट इसको NTA ने इस क्वेश्चन को जो कंसीडर किया है वो A और D में कंसीडर किया, यानी ऑप्शन नंबर A इसको सही माना है। ठीक है, इसको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज भी किया था, बट वो नहीं एक्सेप्ट हुआ। तो लोग कह देते हैं कि ये जो ग्रुप डिस्कशन है और जो क्वेश्चन आंसर सेशन मेथड है, ठीक है, इसको भी हम मानते हैं कि ये हमारे लर्नर सेंटर में आता है, लेकिन लोग इसको मिक्स मेथड में भी मानते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन जो होता है यहाँ पर भी टीचर का कहीं ना कहीं मतलब मिक्स हो, एज अ गाइडर या फैसिलिटेटर टीचर वहां पर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन मतलब टीचर करता है और आंसर कौन देते हैं, स्टूडेंट देते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर NTA की तरफ से कंसीडर किया गया है वो A और D माना गया है। ठीक है, साइबरनेटिक एंड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो जी आपको सर। ध्यान में रखना है। जी देखिए ये है, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विथ
इट्स इंटरएक्टिव स्टेज। देखिए टीचिंग के हमारे 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। टीचिंग के जो हमारे 3 स्टेज होते हैं, पहला स्टेज जो हमारा होता है प्री एक्टिव, जिसको हम लोग पहला स्टेज बोल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा होता है इंटरएक्टिव स्टेज होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड हमारा होता है इंटरएक्टिव होता है। जो थर्ड हमारा होता है पोस्ट एक्टिव, यानी एकदम आखिरी वाला जो लेवल होता है। तो इस लेवल को हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे से बता दिया गया है हमें ये क्या है। देखिए जो हमारा प्री एक्टिव स्टेज होता है, यानी जो पहला स्टेज होता है, इसमें टीचर क्या करता है, फिक्सिंग अप गोल्स एंड कंटेंट, डिसाइड मतलब डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटेजीज। तो जैसे हमें मालूम है कि जो हमारा टीचिंग का, जैसे मान लीजिए ये अभी जो हम टीचिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा गोल एक फिक्स है कि हमें आपको क्या पढ़ाना है, ठीक, हमें कौन सा कंटेंट आपको लेकर जाना है, हमें टीचिंग पढ़ाना है कि रिसर्च पढ़ाना है, ये सारी चीजें यानी क्लासरूम में आने से पहले की जो तैयारी होती है, ठीक है। जो टीचर डिसीजन लेता है कि मतलब अपनी स्ट्रेटेजीज बनाता है, हमें कैसे बोलना है, क्या करना है, कौन सा कंटेंट लेकर जाना है, ये सारी चीजें जो होती है वो हमारी किसके अंदर आएगी, प्री एक्टिव स्टेज के अंदर आएंगी। जो हमारा सेकंड स्टेज है, इसको हम बोलते हैं इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव का मतलब क्या है, जानी जहां पर इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान इंटरी हो जाती है, यानी इंटरएक्शन, बातचीत थोड़ा बहुत शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इंटरएक्टिव स्टेज, यानी जो क्लासरूम के अंदर वाला होता है। तो ये क्या है, डायग्नोस ऑफ द लर्नर। तो डायग्नोस ऑफ लर्नर का हम प्री एक्टिव स्टेज के अंदर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे क्लासरूम में आने से पहले का होता है। जब क्लासरूम में हम इन कर जाते हैं तो वो हमारा होता है, यानी वहां पर ही हम लर्नर की कमियों को जानते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन जो हमें कुछ लेना होता है हम क्लासरूम के अंदर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा है थर्ड स्टेज होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो ये हमारा क्या होता है कि अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, फीडबैक एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो पोस्ट एक्टिव होता है, पढ़ाने के बाद जो हमारा एक तरीके से टेस्ट लिया जाता है, आपने क्या समझा, टीचर पूछता है ना क्लास के बाद, आप बताओ क्या समझे आप, या टीचर आपका इवेल्युएशन करता है, टीचर आपको इसके अंदर फीडबैक भी देता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पोस्ट एक्टिव स्टेज होता है। तो हमें ये टीचिंग के स्टेज मालूम होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं इसका आंसर हम क्या कैसे निकालें, ये हमसे क्या पूछा है, इंटर एक्टिव स्टेज। तो देखिए आपको ए में ये कह रहे हैं कि प्लानिंग ऑफ लेसन, तो लेसन की प्लानिंग आप इंटरएक्टिव के अंदर नहीं करेंगे, ये आपका कौन सा स्टेज हो जाएगा, पहला स्टेज, जिसको हम बोलेंगे रिएक्टिव। रिएक्टिव। प्री एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया डिटरमाइनिंग द लर्निंग आउटकम, लर्निंग का आउटकम हम किस स्टेज में निकालेंगे, प्री में निकालेंगे, लास्ट में, इंटरएक्टिव में, या पोस्ट में निकालेंगे। पोस्ट में तो हम सर, पोस्ट में पोस्ट निकालेंगे। एक्टिव में। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद दिया सी में प्रेजेंटिंग द कंटेंट ये इंटरप्रेटेड विद क्वेश्चन। तो ये हम किस में करेंगे, क्वेश्चन वगैरह जब प्रेजेंट करते हैं बच्चे, इंटरएक्टिव में। जी ये हमारा इंटरएक्टिव में। इंटरएक्टिव स्टेज बिल्कुल में। सही कहा आपने। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड प्रोबिंग इफ नीडेड, ठीक है। यहाँ पर फीडबैक तो दिया है, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ प्रोबिंग इफ नीडेड, तो ये किसके अंदर होगा, देखिए एक प्रोबिंग ये एक, भी इंटरएक्टिव सर। जी बिल्कुल, ये सेकंड स्टेज के अंदर आएगा, क्योंकि एक प्रोबिंग होता है, एक हमारा वो होता है जिसको हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं, प्रोबिंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो लफ्ज आता है वो हमेशा जब भी टीचर के साथ आएगा, वो टीचर उसको क्लासरूम के अंदर ही करता है। इसका मतलब ये होता है कि रैंडमली जब टीचर आपको पढ़ाते हुए क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आप फंस जाते हैं तो टीचर आपको हिंट देता है, यानी लुकमा देता है कि आप और बताओ। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है कि फिर छानबीन, टीचर आप जो बता रहे हो, फिर टीचर उसकी तहकीक भी करता है कि आप सही बता रहे हो कि नहीं सही बता रहे हो। तो आपको जो टीचर फीडबैक प्रोवाइड करेगा इन चीजों पर करेगा, अगर जरूरत होगी तो, ठीक है। तो ये भी हमारा कहाँ पर आएगा, इंटरएक्टिव के अंदर आएगा। फिर उसके बाद ई में हमारा दिया सर मोटिवेशन। पोस्ट एक्टिव में तो यही होता है, जी पोस्ट एक्टिव जो होता है थर्ड नंबर का, उसमें भी तो यही होता है, उसमें भी तो आप क्वेश्चन क्या जो समझ में आया बताए, फीडबैक ही देता है ना। नहीं नहीं, तो ये मैं कह रहा हूँ प्रोबिंग दिया, तो प्रोबिंग के अंदर हम ये तो नहीं करते ना, क्लासरूम के अंदर हम प्रोबिंग करते हैं, हम जो चीजें पूछते हैं वो हम क्लासरूम के अंदर पूछने पर वो फीडबैक दे रहा है, और वो इवेल्युएशन पर हमें फीडबैक मिलता है पोस्ट एक्टिव के अंदर। ठीक है अब। जी वो इवेल्युएशन पर हमें मिलता है, यानी हमने वो एकदम जो एक तरीके से लास्ट एग्जाम वाला जो मामला होता है। फिर यहाँ पर दिया मोटिवेशन एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट टास्क, तो ये मोटिवेशन, एंगेजमेंट, दीगर सारी चीजें क्लासरूम के अंदर टीचर करता है, तो ये भी हमारा इंटरएक्टिव सेशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस एतबार से हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, डी। ऑप्शन डी। जी डी बिल्कुल डी। सही। तो लास्ट इसका जो ऑप्शन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। ये है क्वेश्चन नंबर 68, कह रहे हैं कि फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम, ठीक है। ये कह रहे हैं कि लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए या लर्निंग आउटकम को बेहतर करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज मोस्ट इफेक्टिव इन टर्म ऑफ रिसर्च एविडेंस इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो रिसर्च एविडेंस,
रिसर्च एविडेंस के बेस पर पूछ रहे हैं कि लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए फॉलोइंग फैक्टर में से हम किस फैक्टर पर हमें जाना चाहिए। क्या ये रिसर्च एविडेंस में जो हम लर्निंग आउटकम बढ़ाएंगे क्या वो होम रिलेटेड फैक्टर से हमारे मतलब रिसर्च सही होगी, स्कूल रिलेटेड फैक्टर से होगी, या टीचर रिलेटेड फैक्टर से होगी, या सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजिकल डिवाइस रिलेटेड फैक्टर से काम बनेगा। सर डी। नहीं देखिए यहाँ पर दिया है रिसर्च सर एविडेंस, ठीक है, ये रिसर्च एविडेंस दिया है तो ये टीचर रिलेटेड फैक्टर ही होगा। इसकी सबसे अच्छी सी एग्जांपल ये है, ये होता है कि जैसे देखिए हम लोग रिसर्च करते हैं तो टीचर रिलेटेड फैक्टर ही हमारा काम देता है। यानी हमारे पास क्या होता है, सुपरवाइजर होता है, हमारे पास मेंटर होता है, गाइडर, जो हमें गाइड करता है। अगर देखिए अगर बंदा किसी के अंडर में रहकर रिसर्च ना करे तो कभी भी अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको विदाउट गाइडेंस तो गाइड कौन करेगा, वो टीचर ही करेगा। आपका लर्निंग आउटकम को, आपका लर्निंग आउटकम कौन निकालेगा, टीचर ही निकालेगा रिसर्च एविडेंस में। तो इससे बेहतर ये कि अगर यही है ना, इसी वजह से हमें सुपरवाइजर दिया जाता है। अगर सुपरवाइजर हमें ना मिले तो हम लर्निंग गाइडेंस या अपना लर्निंग आउटकम क्या है इसमें निकाल ही नहीं सकते। इसमें स्कूल्स का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, होम रिलेटेड फैक्टर है तो कभी भी नहीं आएगा। और ये दिया है कि सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजिकल डिवाइस रिलेटेड फैक्टर, अगर यहाँ पर रिसर्च नहीं लिखा होता तो कहीं ना कहीं हम सोचते कि चलो इजाफी तौर पर हम टेक्नोलॉजिकल डिवाइस का भी इस्तेमाल करके लर्निंग आउटकम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खास किया है रिसर्च, तो ये क्या है, टीचर रिलेटेड फैक्टर, टीचर से ही हमारा सारा काम होगा रिसर्च के अंदर, ठीक है, जो हमारा सुपरवाइजर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर। जी जी ठीक है। ये कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन सिस्टम अकर्स, ठीक है, इनफॉर्मली आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आफ्टर पूछा है तो आफ्टर हमारा किसमें होगा, इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इवेल्युएशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, समेटिव इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, किसके अंदर होगा? सर ये हमारा होगा ये इवेल्युएशन सर ऑप्शन ए सर। नहीं रेस, ये देखिए समेटिव। ऑप्शन सी सर। जी बिल्कुल, ये सही होगा, ये ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। देखिए ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है तो इसको आप लोग जरूर अच्छे से कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही क्वेश्चन घूम फिर के वो आते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको चीजें मतलब बहुत आसान लगेगी, ये कुछ नहीं है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो समेटिव इवेल्युएशन जो होता है आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, यानी क्लास खत्म होने के बाद, क्लास के खत्म होने के बाद जो टीचर हमारी इवेल्युएशन करता है। मैंने पहले भी बताया था समेटिव इवेल्युएशन जैसे क्या होता है, सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम हमारा कब होता है, हमारी जब क्लास वगैरह एकदम खत्म हो जाती है तभी हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता है। तो वही तो हमारा पढ़ा हुआ पूरा फाइनल इवेल्युएशन होता है सेमेस्टर एग्जाम के अंदर। और एक बात मैंने आप लोगों को इसके अंदर ये भी बताई थी, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑफ लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमेस्टर का एग्जाम, सेमेस्टर के लिए एग्जाम नहीं बोलते, सेमेस्टर का एग्जाम, ठीक है। तो इसको आप लोग जहन में रख के इसको क्या बोलते हैं, ऑफ लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जैसे हम लोग बोलते हैं, हम डायग्नोसिस करने के लिए गए या फिर हम डायग्नोसिस के लिए गए, ठीक है, लिए का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो हमारा होता है वो ड्यूरिंग होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर लर्निंग बोलते हैं। और जो हमारा एक होता है सबसे पहला वाला जो स्टेज होता है उसको वो कौन सा इवेल्युएशन है, आप लोग नाम बताइए। प्लेसमेंट सर। जी प्लेसमेंट बिल्कुल, इवेल्युएशन, बिल्कुल ये प्लेसमेंट जो होता प्लेसमेंट है। जो हमारा एंट्री बिहेवियर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज लर्निंग बोलते हैं। ये सारा डिफरेंस आप लोग इसको कहीं लिख लें, ठीक है, आपको ऐसा मैच द कॉलम में भी पूछ सकते हैं ये सारी चीजें। सर इसमें ये इनफॉर्मली वर्ड क्यों आया है, इससे थोड़ा कंफ्यूज हुए। जी क्या? इनफॉर्मल इस क्वेश्चन में आ गया, occurs informally after the instructions। हाँ नहीं तो ये तो है, सही बात है, ये फॉर्मली ही होना चाहिए, लेकिन अब दिया गया है तो इसका आंसर भी यही है और यही होना भी चाहिए। पूछ लेते हैं कभी कभी ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्या किया जाए। चलिए इसका सीक्वेंस बताएं, इसको तो आप लोगों ने पढ़ा है। ये है क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर, ठीक है, जिसको कॉग्निटिव डोमेन भी हम लोग बोलते हैं, इन द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी से कॉग्निटिव डोमेन ये पूछा गया है, तो इसका सीक्वेंस पूछा गया है। तो आप में से कौन बताएगा? ऑप्शन सी सर, ऑप्शन नंबर सी।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये कॉग्निटिव का जो डोमेन है, यानी ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसका डोमेन हमने पढ़ा था, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन को हमने किस तरीके से याद किया था, इम्पान के जरिए याद किया था, या आई एम पैन हम कह सकते हैं, ठीक है। आई से क्या होता है, इमिटेशन होता है, एम से क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, पी से क्या होता है, प्रिसाइजन होता है, ए से क्या होता है, आर्टिकुलेशन होता है, एम से क्या होता है, नहीं इम्पान होगा, ठीक है। सर एन से नेचुरलाइजेशन। बिल्कुल नेचुरलाइजेशन होगा। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर याद किया था। ये जो कम्युनिटी डोमेन हमारा होता है उसके अंदर हमने एक कहा था कि एक आरयूसी के जरिए आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बीच के अंदर आपका एप्लीकेशन और एनालिसिस आएगा। एक आप याद कर सकते हैं के सी ए के जरिए। और अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या पूछा गया है, ACBDE, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहले क्या पूछ लिया गया, नॉलेज पूछ लिया गया, जो कि इस वाला जो 1956 में दिया था इसका पहला वाला हिस्सा ले लिया नॉलेज। और फिर बाकी यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या लिया है, और जो 2001 में पूछा था उसका सेकंड लेवल ले लिया है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यानी अगर 1956 की ही तरतीब पूछता तो उसको क्या लाना चाहिए था, कॉम्प्रिहेंशन लाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन वो नहीं लाया, वो दोनों में से उठा उठा के पूछ लिया है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि दोनों डोमेन को याद करना हमारे लिए जरूरी होता है, दोनों में से मिक्स करके वो क्वेश्चन डाल देते हैं। इसी तरीके से हमारा जो इफेक्टिव डोमेन होता है इसको हमने याद किया था RVOC, ठीक है। एक आर से हमारा क्या होता है, कोई बताए। रिसीविंग। जी पहला आर जो हमारा होता है ये होता है रिसीविंग, दूसरा हमारा होता है रिस्पोंडिंग, वी से हमारा होता है वैल्यूइंग, ओ से हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग, सी से हमारा होता है कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये तीनों डोमेन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो फ्री के बिल्कुल क्वेश्चन मतलब नंबर होते हैं, हमें ये सारी चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि द क्वेश्चन नंबर है 71, द टीचिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट सूट टू डील विद स्टूडेंट हु इन द टर्म ऑफ परफॉर्मेंस रीडनेस लेवल और इन द कैटेगरी ऑफ एबल बट अनविलिंग, ठीक है। तो विल बी। तो यहाँ पर देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, वो था अनएबल था, ठीक है। वो अनएबल था बट विलिंग था। यहाँ पर क्या है, एबल है बट विलिंग, यानी यहाँ पर बंदा पढ़ने के काबिल तो है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, ठीक है। ये बात है, उल्टा है। तो इस सूरत में टीचर क्या करेगा, ए में दिया है असाइनिंग चैलेंज टास्क एंड डेलीगेशन ऑफ रोल्स, बी में दिया है इन्वॉल्व इन टास्क एंड प्रोवाइडिंग सोशल इमोशनल सपोर्ट विद स्कोप फॉर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि टीचर जो बंदा है यानी वो एबल है, ठीक है, बट वो पढ़ना नहीं चाह रहा, तो क्या टीचर उसको क्या कर देगा, पहले ही एक चैलेंज यानी एक चैलेंजिंग टास्क उसको देगा करने के लिए। तो देखिए वो तो पढ़ तो ले रहा है लेकिन वो करना नहीं चाह रहा, तो वो तो फौरन भाग जाएगा ना अगर उसको चैलेंजिंग टास्क, वैसे भी वो करने का मतलब करने का ख्वाह नहीं है, करने की उसको ख्वाहिश नहीं है पढ़ने की। तो क्या टीचर उसको एक चैलेंजिंग टास्क देगा। बी में दिया है इन्वॉल्व इन टास्क एंड प्रोवाइडिंग सोशल इमोशनल सपोर्ट विद स्कोप फॉर रिकॉग्नाइजेशन। क्या टीचर उसको क्या करेगा, एक टास्क में मतलब उसको इन्वॉल्व करेगा या उसके लिए प्रोवाइड करेगा सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। यानी जहां पर देखिए वो तो पढ़ने के काबिल तो है, तभी टीचर उसको क्या करेगा, एक टास्क देगा, उस टास्क में उसको मतलब एक तरीके से सिखाएगा कि ये पढ़ने से क्या होगा, इमोशनल चीजें और ये दीगर सारी चीजें जो सोसाइटी में आ जाती है पढ़ने लिखने से, वो सारी चीजें उसको समझाएगा, उसको सुधारने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। सी में दिया है मेंटोरिंग एंड गाइडिंग विद क्लोज सुपरविजन। देखिए ये वाला जो लफ्ज होता है ये कल उस क्वेश्चन में भी ये ऑप्शन थे, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होगा, यानी जो बंदा बिल्कुल अनएबल है लेकिन यहाँ पर ये बंदा क्या एबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसको सिर्फ समझाने की जरूरत है। फिर उसके बाद डी में कह रहे हैं कीपिंग द टास्क स्पेसिफिक एंड सॉफ्ट। तो ये क्या हो सकता है, बी ऑप्शन सर। सर बी बी होगा इसका। बी बिल्कुल होगा। सही कहा आप लोगों ने। तो ये जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ये पता नहीं किस आज पीडीएफ ही कट गई है। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर है 72, व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आपको बताना है, देखिए बस कीवर्ड आपकी नजर पे पहुंचने चाहिए, फौरन आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कीवर्ड है, यहाँ पर देखिए रिकैल है, रिकॉग्नाइजेशन है, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। रेजिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये सारे के लफ्ज सारे सारे कीवर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। ए सीखने वाला। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है,
कह रहे हैं कि ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन अ टीचर यूज प्रोसेस क्वेश्चन, ठीक है, ये कह रहे हैं प्रोसेस क्वेश्चन यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से हायर लेवल क्वेश्चन। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज हमारी प्रोसेस में चल रही है यानी जल्दी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप विल हैव डोमिनेंस। कह रहे हैं कि एक टीचर मतलब टीचिंग के दौरान जब एक टीचर प्रोसेस टाइप क्वेश्चन को यूज करता है यानी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन को यूज करता है, तो ये इसके अंदर से आपको चूज करके बताना है प्रोसेस टाइप क्वेश्चन किसके अंदर आएगा। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, हायर ऑर्डर क्वेश्चन आएंगे, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इससे पहले देखिए हमारी दो टाइप्स होती है, एक हमारी होती है डाइवर्जेंट क्वेश्चन, एक हमारी होती है कन्वर्जेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए डाइवर्जेंस से आप लोग याद कर सकते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो एक चीज होती है यानी जो बहुत फैली हुई चीज होती है, यानी कोई मुतय्यन या कोई मिकदार वाली चीज नहीं होती या कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती। डाइवर्जेंट क्या होती है, डाइवर्सिटी यानी बहुत फैली हुई चीज होती है। तो कह रहे हैं कि इज अ क्वेश्चन विद नो स्पेसिफिक आंसर, ठीक है, यानी इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, बट रेदर एक्सरसाइज वंस एबिलिटी टू थिंक ब्रॉडली अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। तो यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, जितना चाहे मतलब एकदम पूरा ओपन इंडेड उनका जहन होता है, जो चाहे जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे आंसर इसका दे सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए ये मैंने पीवाईक्यू से ही ये सारे लफ्ज मैंने निकाल कर रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, अगर डाइवर्जेंट क्वेश्चन या कन्वर्जेंट क्वेश्चन से ऐसा मैच द कॉलम का बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2020, 17, 18 के अंदर, तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, आ सकते हैं, तो आप लोग इसको अलग कर लें, ठीक है। तो डाइवर्जेंट यानी मैंने कहा डाइवर्सिटी यानी बड़ी चीज होती है, तो इसके अंदर देखिए प्रोसेस टाइप क्वेश्चन जो अभी हमसे पूछा गया है, हायर ऑर्डर क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, यानी बंदे का जहन होगा बिल्कुल खुला माइंड होगा, जो चाहेगा जैसे चाहेगा बताएगा, कोई लिमिट नहीं होगी उसके लिए। इज द टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यानी जो हम मजमून लिखते हैं तो मजमून हम एक लाइन में नहीं लिखते हैं कि एक लाइन लिख के काम खत्म, मजमून हम बड़ा से बड़ा लिखते हैं, ठीक है। हमारा थीसिस कितना मतलब होता है, कितने सफे के अंदर होता है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से जो हमारा कन्वर्जेंट क्वेश्चन होता है विल बी दोज दैट रिक्वायर अ सिंगल रिस्पॉन्स या आंसर। तो कन्वर्जेंट क्वेश्चन का मतलब सबसे इसके अच्छी जो एग्जांपल है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, यानी हमें या तो ये लेना है या तो फिर ये लेना है। एमसीक्यू टाइप में हम क्या करते हैं, या तो एक आंसर को क्लिक करते हैं या तो एक ऑप्शन को मारते हैं, दो में से एक ही करेंगे ना, चार में से एक ही करते हैं। तो हमारे लिए वो एक तरीके से मुतय्यन होता है कि हमें इसी में से किसी एक को चूज करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस यही है। तो इसके अंदर जो आएंगे वो क्लोज इंडेड क्वेश्चन आएंगे, लोअर ऑर्डर क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट। देखिए एक हमारा होता है टीचिंग के अंदर डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इनडायरेक्ट हम किसको बोलते थे, स्टूडेंट को बोलते थे। डायरेक्ट हम किसको बोलते थे, टीचर सेंट्रिक टीचर्स को बोलते थे, ठीक है। तो इसके अंदर हम डी से हमें डायरेक्ट नहीं रिलेट करना, हमें उल्टा करना है। तो डाइवर्जेंट में हमारा क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कन्वर्जेंट में क्या आएगा, ए बी सी डी, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। तो हमको इस तरीके से रिलेट करना है, यानी उल्टा करना है। सी के बाद डी आएगा, सी डी या सी आई डी होता है ना, सी आई डी। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जो होते हैं कंटेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हमें कंसेप्ट आइडियाज की क्लैरिटी होती है, हमें जो आती है हम वो लिखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कंटेंट होता है उसी कंटेंट में हमें क्या करना है, टिक करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। जो फैक्ट हमारे पास होता है उसी को ही हमें देखकर उसी को ही क्लिक करके आगे बढ़ना होता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर नोट करें, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस एतबार से प्रोसेस क्वेश्चन के को देखते हुए हम इसका आंसर क्या देंगे। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारे किस में आएगा, अभी हमने बताया वो कन्वर्जेंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो प्रोसेस टाइप हमें मालूम है ये हमारे किसके अंदर आता है, डाइवर्जेंट के अंदर आएगा। तो प्रोसेस टाइप का मतलब क्या होगा, देखिए हायर ऑर्डर आ गया, कन्वर्जेंट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सर ऑप्शन डी है। जी जी बिल्कुल सही बताया आपने। और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो हमारा होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये समझ में आ गया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है। डाइवर्जेंट मतलब जिसके अंदर हमें एक तरीके से पूरा एक खुला मैदान मिलता है, हम जो चाहें जिस तरीके से चाहें लिखें, एक्सप्लेन करें चीजों को। और कन्वर्जेंट में हमारे पास मुतय्यन एक तरीके से मियाद होती है, जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। इन चार ऑप्शन में से हमें किसी एक को ही लेना, इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते, ठीक है। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं और ये लोअर ऑर्डर? तो देखिए कन्वर्जेंट वही तो है, लोअर ऑर्डर का मतलब यही हो गया ना कि ये लॉ किस्म की चीज है। और यहाँ पर क्या है कि अब जितना चाहो बढ़ लो, ठीक है, तब ये हमारी हायर ऑर्डर चीज है। मतलब जितना हम चाहे बढ़ने तो सर लोअर ऑर्डर एमसीक्यूज जैसे हैं जिनमें हम सिर्फ क्लिक कर सकते हैं, अपनी राय नहीं दे सकते, जैसे बिल्कुल बिल्कुल जबकि ओपन एंडेड में हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा का पूरा अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने।
तो देखिए मतलब सबका एक ही है, बस लफ्जों का हेर फेर उसमें है, ठीक है, और उसी लफ्जों के हेर फेर से हम लोग क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। जी, ये क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। तो ये हमसे क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। लीजिए फिर आगे, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। तो ये अब आप ही लोग बताइए इसमें क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो तुम क्लास की पीडीएफ कटी हुई है, 1 मिनट। चलिए एक ही लफ्ज कटा हुआ है, बाकी सारी चीजें दिख रही है यहाँ पर। ये देखिए कह रहे हैं कि टीचर प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज सिस्टमेटिकली, ठीक है। अगर सिस्टमेटिकली को हम दूसरे लफ्जों में बोले हम तो क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। टू हेल्प रिकेल, जिसको हम दूसरे लफ्जों में क्या बोल सकते हैं, रिटेन बोल सकते हैं। बहुत सारे अल्फाज इस तरीके के आते हैं, ठीक, जहां पर री लग जाता है जब उसे जरूरत होती है। टीचर कंडक्ट ड्रिल मेथड, ठीक है, ये भी हमारा वही होता है, रट्टा मारने वाली चीज होती है, ड्रिल मेथड बोलते हैं ना, रट्टा मारना इसको भी बोलते हैं, ठीक है। एंड एक्सरसाइज टू फिक्स अप आइडियाज इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर भी देखिए फिक्स अप लिखा हुआ है। इश्यूज एंड रेज एंड डिस्कस विद अ व्यू टू शिफ्ट द पोटेंशियल ये रेशनल सॉल्यूशन द प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए ये है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। टीचर आस्क स्टूडेंट टू गिव एग्जांपल एंड पैरल आइडियाज। फिर उसके बाद क्या है कि ए में क्या, एकेडमिक सेशन आर कंडक्ट इन अ डायलॉजिक मोड टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन द बेसिक आर्गुमेंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमें तो एक चीज, हम मान लीजिए एक लफ्ज के जरिए हम पकड़ ले रहे हैं कि हमारा रिफ्लेक्टिव का कीवर्ड यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। हमें सी तो दिख रहा है और सी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, बस हमें डी और ई में से फाइनलाइज करना है कि होगा क्या। तो अगर हम देखें दोनों एतबार से, डी और ई को देखने के एतबार से हमें लगता है कि दोनों ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के ताल्लुक से ये है, ठीक है। लेकिन अब हमें इसमें ये देखना दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है, दोनों में से सबसे बेस्ट कौन, क्योंकि हमें ऑप्शन के एतबार से चलना है ना, जो ऑप्शन हमें मिलेगा उसी के एतबार से ही हमें इसमें आंसर देना है, उसके अलावा तो हम जा नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कभी कभी कंफ्यूजिंग वाले, तो हमें इसमें सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है, डी और ई में से, उसी को हम कंसीडर करके आंसर। ए ऑप्शन। जी बिल्कुल, आशा ने सही कहा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सी और ई इसका सही आंसर होगा। सर ये पैरेलल आइडियाज तो वही होता है ना, फैक्ट वाले जो होते हैं। जी पैरेलल आइडियाज का मतलब देखिए एक एक होता था हमारा वो, देखिए जैसे हम लोग वो बोलते हैं ना, रिलेशनशिप बोलते हैं, तो पैरेलल आइडियाज अगर दूसरे लफ्जों में या उसका दूसरा माना समझे, यानी तशबीह देने के माना में ये आता है, ठीक है। पैरेलल आइडियाज का मतलब तशबीह देना, यानी एक साथ किसी को जोड़ना। आप लोगों को याद होगा एक पैरेलल करके एक सॉफ्टवेयर आता था जिसके अंदर हम दो मतलब व्हाट्सएप वगैरह मतलब चला सकते थे, बीच में ऐसा था। तो वो पैरेलल सॉफ्टवेयर जो होता था उसके अंदर जैसे कि आपने अगर फेसबुक ऐड कर लिया, आपने अगर व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर ऐड कर लिया, तो वहां पर वो दूसरा व्हाट्सएप जाकर बन जाता था। तो आप अपने मोबाइल में एक साथ दो चीजों को चला सकते थे, यानी दो कनेक्शन कर सकते थे। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, कनेक्शन ही तो होता है, बिटवीन होता है, रिलेशनशिप बनता है, यही सारी चीजें होती है, तो उसी से ये रिलेटेड है, ठीक है। लफ्जों का हेर फेर है और कुछ भी नहीं है। तो हमें क्वेश्चन करना है तो ऐसी ही चीजों पर गौर करना है, गौर करके हमें समझना है। और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब एक चीज हम मतलब वो कर लेते हैं, ठीक है, पहचान जाते हैं कि ये क्या है, ये एक ऑप्शन तो होगा ही होगा, उसके अलावा हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें हम यही देखते हैं कि जो हमें सबसे बेस्ट सा लग रहा है उसी को हम चूज करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर डी से देखें तो सबसे बेस्ट हमारा क्या है, ई, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से लिखा भी गया है कि जो हमें समझ में भी आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है रईस, आगे जी चलें। ठीक है जी। जी ये है क्वेश्चन नंबर है 75। तो इसमें क्या पूछा गया है, which of the following are said to be behavior competency in an effective teaching behavior repertoire, ठीक है। behavior repertoire का मतलब वही होता है मतलब परफॉर्मेंस बोलते हैं, ठीक है। ये टीचर की हमसे क्या पूछने, बिहेवियर कॉम्पिटेंसी पूछी जा रही है। तो कल भी इस तरीके से क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ था और आज इसके ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है। तो मतलब एक ऑप्शन का सिर्फ इजाफा है। तो आपको ये भी बताना है ये टीचर की कौन सी कॉम्पिटेंसी में आता है, ये भी आपको बताना है टीचर की कौन सी कॉम्पिटेंसी में आता है, और आपको ये भी बताना है, ये भी बताना है। तो बताइए बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए सर। जी क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जी आपने सही बताया, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये कोई ये बता सकता है ई वाला जो है ऑप्शन, ये किसमें आएगा, टीचर की कौन सी कॉम्पिटेंसी में आएगा। सर सेल्फ कॉम्पिटेंसी, एटीट्यूड वगैरह।
एटीट्यूड। नहीं, टीचर की जो एटीट्यूड वाली कॉम्पिटेंसी है कि वो किस में आएगी, वो तो टीचर की पर्सनल कॉम्पिटेंसी में आएगी ना। हाँ, ये टीचर का लॉजिकल, क्लियर जी एंड जी कॉन्फिडेंस जो होगा वो स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी में आएगा, जो कि टीचर का किससे रिलेट करता, ये पर्सनल कॉम्पिटेंसी। जी जी। और ये सेल्फ एफिकेसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल, टीचर इंथुसियाज्म, ये जो सारी चीजें आती है ये टीचर की पर्सनल कॉम्पिटेंसी में आएगा। इसी तरीके से टीचर की एक सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो टीचर की सब्जेक्ट से रिलेट करती है, ठीक है। उसके अंदर एक ही चीजें आती हैं, सब्सटेंटिव उसको बोलते हैं, और उसका मतलब वही यानी सब्जेक्ट से जो रिलेट करती है। तो ये 3-4 तरीके की कॉम्पिटेंसी होती है जो हमारे पेपर में घूम फिर कर हमसे ऐसे ही मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से वही हो गया ना, ये शाज वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें से आप शाज निकालिए और बिहेवियर कॉम्पिटेंसी को बताइए। तो आप लोग याद कर लें, ये मतलब कोई बहुत बड़ी चीज है भी नहीं, बस अलग कर लें, आप ही का फायदा है इसमें। सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया जो अभी कॉम्पिटेंसी वाला गया। जी, सर ये इफेक्टिव ये आपने लिखा था, हाँ बोलिए। जो आपने वो की बिहेवियर लिखवाए थे ना इफेक्टिव टीचिंग के, नहीं तो नहीं उससे तो नहीं ये अलग है। हाँ ये तो कॉम्पिटेंसी का है, तो सर नहीं नहीं नहीं, वो तो टीचिंग के हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर। देखिए कॉम्पिटेंसी एक जब सबसे शुरू क्लास में ही मैंने बताया था, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, कॉम्पिटेंसी मतलब सलाहियत, टीचर की सलाहियत के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, बिहेवियर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। यानी टीचर की बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जो 4 चरण बोलते हैं, यानी ये बोलते हैं इसका बिहेवियर कैसा है। तो टीचर की ये जो बिहेवियर कॉम्पिटेंसी ये क्लासरूम से रिलेट करेगी, यानी टीचर की प्लानिंग एंड टीचिंग करने की मतलब सलाहियत कैसी, जो हम लोग अपने अपने लफ्ज में बोलते हैं। यानी ये टीचर है क्लासरूम को कितने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कितने अच्छे से बच्चों को मॉनिटर करके रखते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अभी ये क्लास हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से वो बना हुआ है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर लें, या फिर ये पीडीएफ अपलोड है वहां से आप देख लीजिए। जो सबसे फर्स्ट क्लास हुई थी उसके अंदर ये तीनों चारों तरीके की कॉम्पिटेंसी अलग अलग करके वहां पर दी गई है, ठीक है। उसको ठीक है आप सर। अलग करके नोट कर लें, आप ही का इससे फायदा, क्योंकि आप आसानी से चीजों को वो कर लेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे फिर। ठीक है सर। जी, क्वेश्चन नंबर 76 जो है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब मोस्ट क्रिटिकल फीचर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो ये देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो कॉमन बेस क्वेश्चन है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सिलेबस वगैरह से कहीं से भी ये रिलेट नहीं करता है। हम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमारा जहन कम से कम ये समझ जाता है कि ये इसके अंदर कौन सी चीज पॉजिटिव वे में बोली गई है, कौन सी चीज निगेटिव वे में बोली गई है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि टीचिंग की इफेक्टिवनेस का मतलब मोस्ट क्रिटिकल फ्यूचर यानी सबसे अच्छा फ्यूचर पूछने क्या होना चाहिए। ए में कह रहे हैं कि टू बी इफेक्टिव इन टीचिंग रिक्वायर द ऑर्केस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ की एंड हेल्पिंग बिहेवियर, ठीक है। कह रहे हैं कि टीचिंग इफेक्टिव हो कि अगर की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर को मिलाकर यूज किया जाए। फिर बी में ये बता रहे हैं कि टीचिंग मीन्स ट्रेनिंग द माइंड ऑफ स्टूडेंट, क्या टीचिंग जो होती है उसमें टीचर का मतलब यही होता है कि आपके माइंड को ट्रेन करना, सिर्फ ट्रेन करना होता है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें टीचिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। सी का मतलब ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव टीचर फंक्शन एज अ एबल फैसिलिटेटर एंड गाइड फॉर स्टूडेंट नॉलेज बिल्डिंग प्रोसेस। कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव टीचर होता है वो एज अ फैसिलिटेटर या एज अ गाइडर, ठीक है, यानी टीचर ही का माना होगा, वो क्या करता है स्टूडेंट की नॉलेज को बिल्ड करने में, यानी जो बिल्डिंग प्रोसेस है उसको आगे के लिए ले जाता है या आगे बढ़ाता है। डी में आपको कह रहे हैं कि टीचिंग इज अ बेसिकली इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट, क्या टीचिंग में सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ही टीचर देता है। ई में क्या बता रहे हैं कि थ्रू इफेक्टिव टीचिंग स्टूडेंट कैन बी टॉट टू बिकम एजेंट ऑफ देयर ओन लर्निंग। कहते हैं इफेक्टिव टीचिंग के जरिए स्टूडेंट खुद सीखते हैं और वो अपनी लर्निंग प्रोसेस के एक तरीके से एजेंट हो जाते हैं, यानी उनके अंदर खुद महारत आ जाती है कि वो अपना काम करने के काबिल हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है इसमें। सी ई ऑप्शन नंबर में से जी, आप तो लोगों ने हमारा वैसे एक सही बताया है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सी एंड ई, ठीक है। इस एतबार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हुआ। देखिए यहाँ पर अगर हमें थोड़ा भी अगर हमें समझ में आता है ना, कह रहे हैं टीचर मीन्स ट्रेनिंग द माइंड ऑफ स्टूडेंट, तो टीचर मतलब टीचर हमें टीच करता है, ठीक है, ट्रेन नहीं करता, ये ट्रेनर एक अलग होते हैं। और अगर टीचर हमें ट्रेन भी करेगा तो सिर्फ टीचर हमारे माइंड की ट्रेनिंग नहीं, टीचर ओवरऑल हमारी पर्सनल मतलब एक तरीके से ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट करता है, हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट करता है, ठीक है। सिर्फ हमें ट्रेन नहीं करता, हमें बहुत सारी चीजें टीचर बताता है। और ये भी देखिए एकदम बेसिक सी चीज लिखी हुई है कि टीचिंग इज द बेसिकली इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि टीचर का काम ही यही होता है कि सिर्फ बेसिक मतलब एक सबसे निचला दर्जा लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना। टीचर सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करता, टीचर इसके अलावा भी बहुत सारा काम करता है, ठीक है। तो इस एतबार से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
जी देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 77। कह रहे हैं कि अ गुड क्लासरूम टॉक शुड हेल्प डेवलप। कह रहे हैं कि एक अच्छी क्लासरूम के अंदर जो बातचीत होती है वो किस चीज से डेवलप करनी चाहिए, यानी क्लासरूम के अंदर जो बातचीत होती है हमें किस चीज से डेवलप करनी चाहिए। क्या जार्गोनाइज लैंग्वेज से डेवलप करनी चाहिए? जार्गोनाइज आपको मालूम है ये आपके कम्युनिकेशन के अंदर एक लफ्ज जो है एक टेक्निकल लफ्ज होता है, यानी एक लफ्ज के दो माना होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सादिक है, तो आपको एक माना मालूम है कि सादिक की माना सच्चा होता है, एक माना अगर मान लीजिए सादिक का दूसरा माना झूठे के माना में होता है। जैसे कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो दो माने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उस लफ्ज को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? मान लीजिए अगर एक लफ्ज का दो माना होता है तो उस लफ्ज को हम उसी लफ्ज के मौका महल के एतबार से बोलेंगे और उसके आगे कुछ ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ताकि बोलने वाला समझ जाए कि ये लफ्ज किस माने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये क्या इस लैंग्वेज से जो एक को बोलते हैं टेक्निकल लफ्ज, यानी जिसके अंदर बहुत सारे बैरियर आते हैं। मान लीजिए आपने उस लफ्ज का इस्तेमाल कर लिया, कोई स्पीच दे रहे हैं क्लासरूम में, किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, वो समझेगा कि पता नहीं किस वे में आप बोल रहे हो, कि ये पॉजिटिव वे में ये माना आपने लिया या नेगेटिव वे में आपने ये माना लिया है, ठीक है। तो जार्गोनाइज लैंग्वेज से क्लासरूम को डेवलप करना चाहिए। मैक्रो क्रिटिसिज्म, मैक्रो मतलब होता है, देखिए एक हमारा होता है मिक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं, एक हमारा होता है मैक्रो। इसका मतलब जाना होता है वसी यानी बड़ा। क्रिटिसिज्म मतलब जिसको हम लोग तनकीद बोलते हैं, नकद बोलते हैं, मुंहतोड़ जवाब देना। क्या हमेशा क्लासरूम में तू में ये सारी चीजें होनी चाहिए? समरी सेंटेंसेस, क्या कोई बात बोलो बिल्कुल क्लियर हो, एकदम अच्छी तरीके से खुलासा कलाम के जरिए क्लास आपके जो क्लासरूम की चीज होती है उसको डेवलप करना चाहिए। या टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन या टेक्नोलॉजी बेस पर आपको क्लासरूम में काम करना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके एतबार से? समरी सेंटेंसेस, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी कॉलेज इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कम्युनिटी कॉलेज, ठीक है। कम्युनिटी कॉलेज होता क्या है? देखिए जैसे जो कम्युनिटी कॉलेज मतलब ये जो कम्युनिटी में बनाए जाते हैं, जैसे देहातों वगैरह में कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं तब समझेंगे कम्युनिटी कॉलेज होता क्या है। तो जैसे देहातों वगैरह में ऐसे कॉलेज होते हैं, जैसे बोलते हैं आईटीआई कर लिया, जीटीआई कर लिया, ऐसे ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो डिप्लोमा बेस के कोर्सेज होते हैं। देखिए एक हमारा इंजीनियरिंग का पूरा प्रोफेशनल डिप्लोमा, मतलब प्रोफेशनल डिप्लोमा भी होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं। जैसे आप अगर वो करेंगे, मतलब लोग वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं उसको क्या आईआईटी करते हैं। आईआईटी IIT नहीं, और भी जो बैचलर वगैरह जो करते हैं, बीटेक वगैरह जो करते हैं, तो वो उनका 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर से बीटेक किया तो आप 4 साल में करेंगे। अगर मैं कंप्यूटर से डिप्लोमा करता हूं तो वो मैं 1 साल में ही कर लूंगा, ठीक है। तो कम्युनिटी जो हमारे कॉलेज होते हैं वो इसी लेवल के कॉलेज होते हैं, यानी हम 10 की अगर डिग्री लिए और ये जो डिप्लोमा हमारा होता है ना 10 के बाद हम कर सकते हैं, यानी 12 हमें करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बीटेक करने के लिए हमें 12 की जरूरत होती है। तो कम्युनिटी कॉलेज ये होता है कि जहां पर मतलब एक तरीके से डिप्लोमा वगैरह की हमें डिग्री दे दी जाती है ताकि हम उठते उठते हम एक साथ 2 डिग्री कर लें और हम जॉब के काबिल बन जाए। और ये कम्युनिटी मतलब जो एक तरीके से देहात वगैरह के जो लोग होते हैं उनके लिए ये सारी चीजें होती हैं। और अगर देखेंगे हर देहात वगैरह में ऐसे स्कूल आपको मिल जाएंगे। ये कह रहे हैं कि अ कम्युनिटी कॉलेज इज एन इंस्टीट्यूशन अंडर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम दैट एम एट प्रोवाइडिंग जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन टू स्टूडेंट फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज से ये बच्चे आते हैं और जहाँ डिप्लोमा वगैरह होता है इस तरीके से, जैसे मोबाइल बनाने का डिप्लोमा होता है, मतलब बहुत सारी चीजों का डिप्लोमा होता है, तो उसमें देखेंगे आप भरमार होती है बच्चों की, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। और ये डिप्लोमा जो हमारा होता है वो 10 के बाद ही होता है, वहां पर लोग कर लेते हैं। कह रहे हैं इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड एजुकेशन अबव सेकेंडरी लेवल एंड बिलो डिग्री लेवल। कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी लेवल के अबव और डिग्री लेवल के नीचे होता है। डिग्री लेवल के नीचे का मतलब क्या होता है कि यानी हम इसको 12 के बाद भी कर लेंगे या फिर हम 10 के बाद ही कर लेते हैं। और डिग्री लेवल का मतलब यानी हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम बैचलर करें, हम मास्टर करें, इसके लिए ये हमारा डिप्लोमा होता है, बीच का जो लेवल होता है, विद डिफरेंट स्किल ओरिएंटेड एज वेल एज द ट्रेडिशनल कोर्स यहाँ पर होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स टिपिकली रेंज फ्रॉम 6 मंथ टू 2 ईयर्स, ठीक है। 6 ईयर का भी होता है और 2 ईयर्स का भी डिप्लोमा होता है। कह रहे हैं कि प्रोवाइड द बेटर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट हु डिजायर कैरियर ओरिएंटेड क्वालिफिकेशन एंड मे नॉट रिक्वायर अ 3 ईयर्स डिग्री। यानी कि जहां पर आपको 3 ईयर्स डिग्री यानी बैचलर वगैरह करने की जरूरत नहीं होती और आप डायरेक्ट आपकी लेटरल एंट्री हो जाती है। लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि जैसे कि
मतलब एक तरफ से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, दूसरी जानिब से आप किसी जगह आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे हम लोग क्या है कि 10 करने के बाद अगर हमारा 11 चल रहा है, हमें 12 करने का प्लान है, तो 11 में हम क्या करते हैं, कम्युनिटी कॉलेज के अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं। IIT वगैरह का जो डिप्लोमा होता है उसको हम लोग कर सकते हैं। कह रहे हैं कि ऑफर कोर्स इन अकॉर्डिंग विद द लोकल रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी या एरिया। तो यानी जो लोकल कम्युनिटी या एरिया होती है उसी के लिए कॉलेज होता है, और वहाँ के बच्चे ही इस कोर्स को ज्यादा करते हैं। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा कम्युनिटी कॉलेज होता है, तो यानी इसके अंदर हमें स्किल मिल जाएगी, ठीक है। यानी हम 10-12 करते करते क्या हम डिप्लोमा वगैरह कर लेंगे, जॉब ओरिएंटेड हो सकते हैं, ठीक है। यानी जॉब वगैरह लेने के लिए डिप्लोमा की डिग्री लगाकर हम जॉब ले सकते हैं, ठीक है। और लेटरल एंट्री हमारी होती है। लेटरल एंट्री का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर दिया कि लाइफ स्किल इंगेजमेंट, तो लाइफ के अंदर हमारी स्किल बढ़ेगी, वो तो है भाई, कुछ भी हम करेंगे तो वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। फिर बी में दिया है कि लेटरल एंट्री इनटू हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारी एंट्री एक जानिब से हो जाती है। जैसे 10-12 अगर हम करेंगे तो ये हमारा हायर एजुकेशन नहीं हुआ, लेकिन अगर उसके अलावा हम दूसरे कोर्सेज करते हैं, जैसे ये प्रोफेशनल कोर्सेज डिप्लोमा वगैरह जो होते हैं, तो उसको हम हायर एजुकेशन के अंदर ही शुमार करेंगे। तो लेटरल एंट्री बोलते हैं यानी एक जानिब से हमारी एंट्री हो जाती है, यानी बगल से बोलते हैं, यानी एक जानिब से हमारी एंट्री हो जाती है हायर एजुकेशन के अंदर। साथ ही साथ कम्युनिटी कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं 10-12 करते हुए। कह रहे हैं कि सी क्या है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल स्टूडेंट। ये कम्युनिटी के जो स्टूडेंट होते हैं, रूरल स्टूडेंट जो देहात वाले होते हैं, उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है ये वाली डिप्लोमा वाली। डी में आपका क्या, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड ना, ये कह रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट एजुकेट ये प्रोवाइड करेगा जॉब उन एजुकेटेड को जो कि अनएम्प्लॉय हैं, यानी जिनको जॉब नहीं मिल रही। क्या कम्युनिटी कॉलेज ऐसा करेगा? ई में कह रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ द लोकल कॉलेज, क्या ये लोकल कॉलेज की जगह को या मकाम को बढ़ाएगा, इसका ये काम है। फिर ई में एफ में आपको ये बता रहे हैं कि प्रिपेयर द यूथ फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयमेंट मार्केट। क्या वो यूथ लेवल यानी यूथ जो हमारे लर्नर होते हैं, नौजवान जो लर्नर होते हैं, उनको ये प्रिपेयर करेगा लो लेवल एम्प्लॉयमेंट मार्केट के लिए, यानी कि जो मतलब कम्युनिटी में लोअर लेवल की जो जॉब होती है उनके लिए ये यूथ लेवल को प्रिपेयर करता है कम्युनिटी कॉलेज। क्या इसका काम ऐसा है? तो ये क्या लगता है आपको? देखिए कम्युनिटी कॉलेज ऐसा है कि बस जहां साथ में हम अपनी स्कूल को बढ़ा सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, जॉब ओरिएंटेड हो सकते हैं, बस इसका बेसिक फंडा या पर्पस यही होता है। ABC। हाँ तो देखिए इस ये ऑप्शन नंबर ए। जो सिंपल सा ऑप्शन है ABC, तो इसका सही आंसर ये होगा। और यहाँ पर भाई ये कोई काम नहीं करता, आपको कोई भी मतलब ऐसा कॉलेज नहीं है कि आपको ये जॉब देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आप पढ़ो, अपनी महारत लो, अपने हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। ये कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं करता। बस कम्युनिटी का मतलब ये सोच लीजिए, बस एक छोटा कॉलेज होता है, छोटे लेवल का होता है, जहाँ पर हमें स्किल वगैरह मिल जाएगी, साथ साथ हम ऐसी चीजों को कर सकते हैं। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 79। कह रहे हैं कि आई स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनालिसिस एंड इंटरप्रेट। देखिए यही सब कीवर्ड है, ठीक है। वो मतलब स्टूडेंट को क्या है कि वो डिफिकल्टी पा रहा है चीजों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, एनालिसिस करने में, एंड इंटरप्रेट द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है, रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड विच लर्नर कैरेक्टरिस्टिक वुड बी मोस्ट रिलेवेंट इन सच एज द सिचुएशन टू बी प्रोव्ड। तो कह रहे हैं कि एक लर्नर है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी चीजें जिसको वो समझने में, एनालिसिस करने में, इंटरप्रेट करने में, और उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में लेंगे? क्या वो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में आएगा, सोशल में आएगा, इमोशनल में आएगा, कॉग्निटिव में आएगा? देखिए यहाँ पर इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड, एनालिसिस, ये सारी चीजें, सारे कीवर्ड मिल रहे हैं, तो ये किससे बनेगा? ऑप्शन डी सर। जी, ये कम्युनिटी से होगा, क्योंकि देखिए माइंड से ही हम सारी चीजों को समझेंगे। एकेडमिक में तो हमारे कोर्सेज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। सोशल में ऐसी चीजें होती नहीं, सोशल में तो गैदरिंग वाला मामला होता है जहाँ एक से ज्यादा लोग होते हैं। इमोशनल में हम इमोशन हो जाते हैं, वहां पर इमोशन तो मतलब अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ठीक है, बहुत बुरे बुरे इमोशन होते हैं। कॉग्निटिव में ही हम चीजों को समझते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे अपने वर्डों में। ये सारी चीजें जो होती है वो हमारी किसके अंदर आती है? इसके अंदर आती है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आएंगी, ठीक है। ठीक है सर। जी 1 मिनट रईस, मैं वो आपको दिखा दूंगा वो, अगर आप लिखना चाहें यहाँ से। ठीक है। 50 जी यही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसके अंदर सब अलग अलग करके दिया गया है, ठीक है। ठीक है सर, ले लिया मैंने। चलिए फिर ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।
जी अमल, आपको चीजें समझ में आ रही है? अमल यहाँ पर आ जाइए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।